एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एम्बाइब। और वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हर वीक मंडे ट्यूसडे सुबह 10 बजे मिलेंगे हमारे इंडियन हिस्ट्री के सेशन के साथ। और आज है मंडे और आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है स्टोन एज। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो स्टोन एज या फिर जिसे हम बोलते हैं पाषाण काल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है और यहीं से आपका एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास की शुरुआत होती है। तो बहुत डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ डिफेंस के एग्जाम की तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें कुछ खास देखने को यहाँ से मिलते नहीं है। लेकिन क्योंकि स्टार्ट है यहाँ से, बेस है यहाँ से और आप अदर एग्जाम्स भी देते हैं, तो हम एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। बस उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डेप्थ में कवर करेंगे, अदरवाइज उसका ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। तो आज इसी तरह का एक टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है स्टोन एज। काफ़ी डिटेल से हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ लाइव जुड़े हैं और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि इसी तरह जो हमारे सेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। साथ ही जो भी स्टूडेंट नए हमारे सेशन से जुड़े, मैं आपको बता दूं ये हमारे एम्बाइब का ऐप है, प्रोडक्ट जिसे आप बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो वीडियो के बाद आप लोग प्लीज़ इस एम्बाइब के ऐप को डाउनलोड करिए और जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके आप रजिस्टर्ड करिए। जैसे डिफेंस का अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो डिफेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, जो टॉपिक वाइज वीडियोस हो गए, इस तरह की सारी चीज़ें, इनफैक्ट बुक्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ऐप पे सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस भी हम ऐप के थ्रू ही आपका कवर कराएंगे। और जिन बच्चों को क्लास के बाद इमीडिएट क्या चाहिए, क्लास की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिफेंस के टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स। ओके, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बच्चे बोलते हैं कि भाई हमें PDF चाहिए नोट्स बनाने के लिए या रिवीजन करने के लिए, तो यहाँ पर हर क्लास के आफ्टर 15 मिनट आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हमारे डायरेक्ट सेशन पे। और ये रहा हमारा डेली का स्केड्यूल प्लान जिसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी फैकल्टीज़ की क्लासेज हैं अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। तो मेरी क्लास की अगर मैं बात करूँ तो मैं सुबह 10 बजे आपके साथ जुड़ूंगी। 2 दिन मंडे ट्यूसडे फॉर हिस्ट्री और 2 दिन थर्सडे फ्राइडे फॉर ज्योग्राफी। बीच में एक दिन आफरीन मैम की क्लास लगेगी। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। अराउंड 10 बच्चे यहाँ पर लाइव है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कोई भी सेशन मिस मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि अभी आपने स्टार्ट किया है तो आप कॉन्टीन्यूस सेशन में बने रहें, तभी आपका कोई एक सब्जेक्ट कवर हो पाएगा। तो इनफैक्ट आप मानकर चलो आज फर्स्ट लेक्चर ये हिस्ट्री का, इसके पहले जो हमने एक लेक्चर किया था वो एक तरह का इंट्रोडक्शन था। प्लेलिस्ट से आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेंगे और यहाँ से आज हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ओके, ओके, अजय जी, सूरज कुमार जी, राहुल यादव जी, दीप्ति पांडे सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। चलिए, तो पहले हमें क्या पढ़ना है, स्टोन एज के बारे में पढ़ना है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ से देखकर भी लग रहा होगा। अगर मैं बात करूँ स्टोन एज की या फिर जिसको हम बोलते हैं पाषाण काल, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पूरे के पूरे स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जिसे आप बोलते हैं पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। दूसरा जिसे आप बोलते हैं मीजोलिथिक या फिर मध्य पाषाण काल हिंदी में कहा जाता है। थर्ड एंड लास्ट वन नियोलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज या फिर नव पाषाण काल कहा जाता है। ओके, तो पैलियो, मीजो, नियो, पूरे स्टोन एज को हम अपने पढ़ने की सुविधा के आधार पर 3 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। ओके, अब देखो स्टोन एज वो टाइम पीरियड था, जैसा आप यहाँ पर इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये कुछ हमारा लाइफस्टाइल था, इस तरह का हमारा जीवन चल रहा था। यानी हम आदि मानव थे और आदि मानव से मानव बनने का जो पूरा का पूरा डेवलपिंग का प्रोसेस है वो इसी स्टोन एज में चलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस स्टोन एज को हमने स्टोन टूल्स के आधार पे, यानी किस तरह के ये औजार का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से इन औजार में बदलाव के साथ साथ इनका ऑक्यूपेशन बदल रहा है, इनकी इकॉनमी में चेंजेस आ रहे हैं, उस आधार पे हम पूरे के पूरे स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक या फिर पुराना पाषाण युग। एक्चुअली अगर मैं बात करूं पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक, तो ये टाइम पीरियड हमें कब से कब तक दिखाई देता है, लगभग मानकर चलते हैं 3 लाख BC। यहाँ पर 30,000 है, आप 3 लाख भी बोल सकते हैं। तो 3 लाख BC से लेकर जो 10,000 BC तक का टाइम पीरियड है, 3 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का पूरा समय पैलियोलिथिक में जाता है। इनफैक्ट 99% एक्टिविटीज करना हम यहाँ पर सीख चुके थे।
दूसरा मीजोलिथिक या मध्य पाषाण काल या माइक्रोलिथ या मिडिल एज, ये वो टाइम पीरियड है जो बहुत कम समय तक हमें दिखाई देता है। इसको ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। और ये कब से कब तक दिखाई देता है? अराउंड 10,000 से 8,000 बीसी का टाइम पीरियड हम मीजोलिथिक में कवर करते हैं। लास्ट वन जिसे आप बोलते हैं नव पाषाण काल, नया पाषाण युग या नियोलिथिक एरा, ये कब से कब तक दिखाई देता है? अराउंड 8,000 बीसी से 3,000 बीसी तक का। अब जब आप अलग अलग बुक्स देखेंगे तो एक आध हजार साल का डिफरेंस दिखाई दे सकता है। आपको बहुत ज़्यादा डिबेट में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखिए कि ये अप्रॉक्स जो है हम मानकर चल रहे हैं। पूरा पाषाण 3 लाख से 10,000, मध्य पाषाण 10,000 से 8,000, सबसे छोटा टाइम पीरियड इसी में है। और नव पाषाण आपको 8,000 बीसी से लगभग 3,000 बीसी तक दिखाई देता है। 3,000 के बाद से एक नया टाइम पीरियड आता है जिसको आप क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारे देश की पहली नगरीय सभ्यता। सेम पॉइंट इंग्लिश में देख लेते हैं। द स्टोन एज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पीरियड। तो पूरे स्टोन एज को हम 3 डिस्टिंक्ट पीरियड में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन पैलियोलिथिक पीरियड और ओल्ड स्टोन एज फ्रॉम 30,000 बीसी टू 10,000 बीसी। मीजोलिथिक पीरियड और मिडिल स्टोन एज फ्रॉम 10,000 to 8,000 BC, and the last one Neolithic period or New Stone Age from 8,000 to 3,000 BCE. ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, वन बाय वन देख लेते हैं कि इस टाइम पीरियड के लोग क्या कर रहे थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनकी इकॉनमी क्या थी, सोसाइटी क्या थी और कहाँ पर ये हमें पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देते हैं। इसी तरह मीजोलिथिक के क्या करते थे और नियोलिथिक के क्या करते थे। यानी जो आज आप देखते हैं कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, हम परमानेंट सेटलमेंट करते हैं, एक जगह पर रहते हैं, हमारी सोसाइटीज़ बनी हुई है, वो पूरा जो विकास है वो इस टाइम पीरियड में वन बाय वन होगा। तो हम एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो तरीका क्या था, वो क्रोनोलॉजी क्या थी। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर कुछ और चीज़ें बता रहा है कि पाषाण युग की कला लेखन के आविष्कार से पहले मानव रचनात्मक में पहली उपलब्धियों का मानव रचनात्मक में पहली उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कई कलाकृतियां आज भी मौजूद है। इस युग के लेखन प्रणालियों की कमी इसे प्राग ऐतिहासिक कला और संस्कृति से जोड़ती है। ये एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर बता रहा है। क्या बता रहा है कि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें एंशिएंट हिस्ट्री के या हिस्ट्री के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में किस सोर्स से पता लगा है, उस आधार पे हम उसको एक नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि ये वो टाइम पीरियड है आज से 3 लाख साल पहले, आज से 20,000 साल पहले। तो इस टाइम पीरियड के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, हमें इनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली है जिसको हम पढ़कर पूरा इनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लें। तो फिर हम इनके बारे में जानकारी एकत्रित कैसे करते हैं? हम इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या पुरातात्विक साक्ष्यों से निकालते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का क्या मतलब है कि हमने जो भी हमें उस समय का मिला उसको ऑब्जर्व किया है। फॉर एग्जाम्पल भीमबेटका केव्स, जहाँ पर ये रहते थे, तो वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। और भी बहुत सारे इनसे रिलेटेड लोकेशंस हो गए, बुर्जहुम हो गया, गुफा कराल हो गया, चिरांद हो गया। तो इन सब पर जो भी हमें चीज़ें मिली है, फॉर एग्जाम्पल स्टोन टूल्स मिले हैं या फिर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो इन चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके पूरा इनके बारे में प्रिडिक्ट किया। तो ऐसा इतिहास जिनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है, उसे बोलते हैं हम क्या बच्चों? प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे प्री हिस्टोरिक एरा भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात और क्लियर हो गई कि स्टोन एज को हिस्ट्री के किस पोर्शन में पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा या फिर प्राग ऐतिहासिक काल में इसे हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन बाय वन हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मैं आपको पढ़ाने वाली वो है हमारा पैलियोलिथिक एरा, पाषाण काल की सबसे पहली अवस्था, जिसको पूरा पाषाण, पैलियो मीन्स पुराना, लिथिक मीन्स स्टोन या पत्थर, तो पुराना पाषाण युग, स्टेजेस ऑफ द पैलियोलिथिक एज। अब यहाँ पर आपको थोड़ा मैं ओवरऑल समझा दूँ। इनिशियली हम जो ह्यूमंस थे ये हमारे पास मतलब हम डेवलपिंग स्टेज में थे, हमारा डेवलपमेंट हो रहा था। उस समय हमें कुछ नहीं पता था कैसे औजार बनाना है, क्या बनाना है, लेकिन हम मानव ही थे, हम जानवर नहीं थे। तो हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए कुछ था नहीं। अब हमें रैंडम क्या मिला, वही कोई जानवर हम पर हमला कर रहा है, तो हम अपने आप को बचाने के लिए भागेंगे और उस पर कुछ फेंकेंगे। तो हमने स्टोन्स का यूज़ करा, पत्थर उठाया, दे मारा, हमें पता लगा अच्छा चोट लगी, ये भाग गया। या फिर हमें पेड़ पे लटकता हुआ फल दिखाई दिया, हमें लगा कि इसे कैसे तोड़े, तो कुछ फेंक के मारते हैं जिससे टूट जाएगी।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे हमने ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये स्टोन जो है ये हमारे बहुत काम आ सकता है, लेकिन वो ओरिजिनल फॉर्म में था। तो इन्होंने थोड़े बहुत उसमें चेंजेस किए, उसको तोड़ा फोड़ा, उसे घिसा और उसे टूल्स बनाने की कोशिश की। तो बेसिकली पैलियोलिथिक एरा वो टाइम पीरियड है जब हम स्टोन टूल्स का यूज़ करना चालू करेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। जिस तरह से पत्थर ओरिजिनल फॉर्म में मिलते थे उसी तरह और थोड़ा बहुत बदलाव करके हम उसका यूज़ करते थे। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म ही था उसका। तो इस आधार पर भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजार और स्वरूप के आधार पर और जलवायु में परिवर्तन होने के आधार पर हम पैलियोलिथिक एरा को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले तो पाषाण काल को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है और पूरा पाषाण काल को भी वो स्टोन टूल्स कौन से यूज हो रहे हैं इस आधार पे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बच्चों, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो पैलियोलिथिक एरा को 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करता है देख लेते हैं वन बाय वन। ये यानी कि पूरा पाषाण टाइम पीरियड का पूरा पाषाण काल का वो समय जब हम स्टोन टूल्स के ओरिजिनल फॉर्म का यूज करते थे उसको बोला जाता था आरंभिक या फिर निम्न पुरा पाषाण काल। ओके, आरंभिक या निम्न पुरा पाषाण काल ओरिजिनल फॉर्म था। दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल का मतलब है कि जब हमने एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारा, पत्थर में पत्थर मारने से इस तरह के फ्लेक्स निकल कर आ गए स्टोन के और इसका हम यूज करने लगे, इसको बोलते हैं फ्लेक टूल्स। तो ये हमें मिडिल पैलियोलिथिक एरा में दिखाई देता है। और लास्ट जैसे आप बोलते हैं ऊपरी पुरा पाषाण काल या फिर अपर पैलियोलिथिक एरा, यहाँ पर हमने और पत्थर पे पत्थर मारा और उसके और पतले पतले फ्लेक्स निकल कर आए जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लेड टूल्स कहते हैं। ओके, तो आपने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पाषाण काल। पाषाण काल को आप देख रहे हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पैलियोलिथिक या फिर पुरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण मीजोलिथिक और तीसरा नवपाषाण या नियोलिथिक। फिर हमने इस पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, कौन कौन से, सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक, सेकंड वन मिडिल पैलियोलिथिक और थर्ड वन अपर पैलियोलिथिक या उच्च पुरा पाषाण काल। और ये ओरिजिनल फॉर्म था टूल्स का, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चेंजेस के आधार पे हमने इसको 3 पार्ट्स में बांटा। पहला वाला जहाँ पर ओरिजिनल टूल्स का यूज करें, इसमें जहाँ पर हम फ्लेक टूल्स का यूज करें, और अपर पैलियोलिथिक जहाँ पर हम ब्लेड टूल्स का यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरह आपको समझ कर चलना है। तो ये तो हमने इसके पार्ट्स पढ़ लिया। अब इस टाइम पीरियड के लोग की इकॉनमी क्या थी, करते क्या थे, सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। द फर्स्ट इज द अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड माना जाता है अराउंड 6 मिलियन टू 1.5 मिलियन ईयर्स अगो या फिर बीसी कहते हैं इसे हम। द सेकेंड द मिडिल पैलियोलिथिक एज 1.5 to 35,000 BC and the third the upper Paleolithic 35,000 BC to 10,000 BC, या फिर आप बोल सकते हो कि 3 लाख से 10,000 तक का पूरा टाइम पीरियड में हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, तो मैं आपको बताई थी कि सबसे पहला जो पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड है जिसे हम बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक या निम्न पुरा पाषाण काल। तो लोअर पैलियोलिथिक के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। वही लगभग आप मानकर चलते हैं 6 मिलियन टू 1.5 मिलियन वाला। ये वो टाइम पीरियड है जिसका अधिकांश समय किसमें गुजरा है, हिम युग में गुजरा है। हिम युग का मतलब है कि जब पूरा ग्लेशियल एज चल रहा था, मैक्सिमम जो पार्ट है अर्थ का बर्फ से ढका हुआ था, मोस्ट ऑफ इट हैज पास्ड इन द आइस एज। ओके, नेक्स्ट इस टाइम पीरियड में हमें दिखाई देता है कि अफ्रीका में लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व ये टाइम पीरियड हमें दिखता है जिसको आप बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोअर पैलियोलिथिक काफ़ी लेट आया, क्योंकि ओरिजिन जो है ह्यूमन के अफ्रीका से हुआ, वहाँ से मूव करते हुए ये इंडिया में आते हैं। अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो भारत में निम्न पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड लगभग 6 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। भारत में आरंभिक पुरा पाषाण स्थल की प्राचीनतम तिथि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान को दिया गया और ये एनसीईआरटी से रिलेटेड मैंने पूरा आपको बताया है।
तो अगर मैं पैलियोलिथिक में भी लोअर पैलियोलिथिक की बात करूं तो भारत में जो सबसे पहला एविडेंस हमें मिलता है निम्न पुरा पाषाण काल का, जब ओरिजिनल फॉर्म का यूज कर रहे थे, वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है महाराष्ट्र का एक लोकेशन जिसका नाम है बोरी। तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पे हमें लोअर पैलियोलिथिक एविडेंस मिले। द अर्लीस्ट डेट ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट इन द इंडिया इज गिवन टू अ प्लेस कॉल्ड बोरी इन महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगले पे चलते हैं। अब यहाँ के लोगों की बात कर रहा है कि बेसिकली इनके टूल्स क्या थे। तो यहाँ के लोग कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, जिसे हैंडेक्स कहा जाता था, उसका यूज करते थे, यानी कि जो स्टोन्स थे उसके इस तरह टूल्स बनाते थे और इसका हाथ से प्रयोग करते थे एज अ हैंडेक्स, यानी कि इस तरह से कुल्हाड़ी के फॉर्म में। इसके अलावा विदारणी हो गया, जिसको इंग्लिश में क्लीवर कहा जाता था, खंडक हो गया जिसे चॉपर कहा जाता था। तो इस तरह के इनके टूल्स थे, ये ध्यान रखना है। दीज पीपल यूज्ड एक्स और हैंडेक्स, विदारणी या क्लीवर एंड चॉपर। तो ये लोअर पैलियोलिथिक के टूल्स थे। बस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैंडेक्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पत्थर के औजार का ये प्रयोग क्या करने में करते थे। तो जो इन्होंने स्टोन टूल्स बनाए थे उनका यूज कर रहे थे ये काटने के लिए, खोदने के लिए, छीलने का काम किया जाता था। काटना, खोदना, छीलना मतलब कि अगर इनको पेड़ के छाल काटनी है, पेड़ से पत्ते काटने हैं, उसमें ये हैंडेक्स का यूज कर रहे हैं, उस पत्थर का जो उन्होंने उसका हस्त कुठार बनाया है। इसी तरह जानवरों को मार के उनको खाना है तो उनके ऊपर की स्किन निकालने में भी किसका यूज करते थे, छीलने के लिए उस स्टोन टूल्स का, हैंडेक्स का यूज करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली इनका ये यूज हुआ करता था। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ से मिली है, मतलब कहाँ कहाँ इस तरह के लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हमें इंडिया में दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में पंजाब की सोहन घाटी, जैसे आज आपको इंडिया में पंजाब दिखाई देता है, तो इंडिया में पंजाब का पूर्वी हिस्सा है, इसका पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में, जहाँ जो सोहन घाटी में लोकेटेड है। तो सोहन वैली से हमें लोअर पैलियोलिथिक साइट्स जो है वो मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा हो गया कश्मीर, हो गया थार भूमि जो भारत का हो गया, और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बेलन घाटी में। इन शॉर्ट में बोलूँ तो सोहन वैली, बेलन वैली, कश्मीर वाला रीजन और कुछ थार का क्षेत्र, ये वो लोकेशन है जहाँ से हमें हैंडेक्स या फिर लोअर पैलियोलिथिक के एविडेंसेस मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट सैलाश्य, ये लोग रहते कहाँ थे? बेसिकली इनके द्वारा जो केव्स थे, जो गुफाएं थी, उनको ये रहने का अपना स्थान बनाते थे, यानी गुफाएं होती थी उसी में ये लोग रुकते थे। प्रॉपर कोई घर नहीं होता था, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी रात में रुकना है, ठंड है, बारिश है, धूप है, उससे बचने के लिए ये रॉक शेल्टर्स का यूज किया करते थे, जिसे हम शैलाश्रय भी कहते थे। चट्टानों के बने आश्रय जिनका उपयोग मानव ऋतुकालीन बसेरों के रूप में किया करते थे, और इस तरह के हमें काफी सारे रॉक शेल्टर मिलते हुए दिखाई देते। कहाँ पर? बेलन वैली में, नर्मदा घाटी में, और भोपाल के निकट है भीमबेटका। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है भीमबेटका, क्योंकि भीमबेटका से अभी नहीं बल्कि मिडिल पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ये सॉरी मीजोलिथिक, नियोलिथिक जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर रहते हुए हमें दिखते हैं। कहाँ पर? भोपाल के निकट भीमबेटका में। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो आपने डिस्कस किया किसके बारे में? लोअर पैलियोलिथिक के बारे में। अब आ जाते हैं मिडिल पैलियोलिथिक या मध्य पाषाण काल। ये क्या बोल रहा है? मध्य पाषाण के लोग भी वही थे, उसी तरह का इनका लाइफस्टाइल था, सब कुछ सिमिलर था। तो चेंज कहाँ था? इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, पत्थर पे पत्थर मारा और मारने पे पतली पतली पपड़ियाँ निकली। तो ये लोग जो है किस तरह के टूल्स यूज करते थे? तो ये लोग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी बनाते थे, ठीक है। तो दीज पीपल मेनली मेड स्टोन क्रस्ट, और उन क्रस्ट का यूज, उन पतली पपड़ियों जिन्हें फ्लेक टूल्स कहा जाता था, उसका यूज ये लोग करते थे। इनके औजार क्या क्या थे? तो ये फलक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। मिडिल पैलियोलिथिक के जो इंपॉर्टेंट टूल है वो क्या था? फ्लेक टूल था। इसके अलावा वेधनी, छेदनी, खुरचनी, उसी का यूज कर रहे थे अलग अलग कामों में। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे कई स्थानों पर मिली है, और ये लोग जो बना रहे थे इसके काफी सारे एविडेंसेस हमें कहाँ मिलते हैं? इस नर्मदा वैली के चारों ओर मिलते हैं, और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थानों पर भी पाया जाता है। यानी नर्मदा, तुंगभद्रा, ये वो लोकेशन है जहाँ पर हमें मिडिल पैलियोलिथिक के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। क्राफ्ट मटेरियल्स ऑफ दिस एरा आर फाउंड एट मैनी प्लेसेस along the banks of river Narmada and also at place south of the Tungabhadra river। मैं लास्ट में आपको ये सारा का सारा एक जगह पर समेट के बताऊंगी, पहले आप एक बार पढ़ लीजिए। और लास्ट हमारा पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है उसे बोलते हैं हम अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक में हमें थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है क्लाइमेट में। क्या चेंज आया? तो इस टाइम पीरियड में आर्द्रता कम हो गई, यानी कि
एटमॉस्फेयर जो था उसमें ह्यूमिडिटी हमें कम दिखाई देती है, तो आर्द्रता कम थी और इस वजह से हमें 566 स्थल इस समय के मिल पाए थे। द ह्यूमिडिटी वॉज लो ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो 566 साइट्स वर फाउंड। यानी कि अब जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ह्यूमिडिटी कम है, तो इस टाइम पीरियड के काफ़ी सारे एविडेंसेस ऐसे थे जो बचे रह गए, ठीक है, जो अभी तक बचे रह गए और इसका हमने यूज़ किया हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के फॉर्म में, पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में, ठीक है। हिमयुग की वह अवस्था जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी, यहाँ से थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर जो है हमें बदलता हुआ दिखाई दिया और टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है। द स्टेज ऑफ आइस एज व्हेन द क्लाइमेट बिकेम रिलेटिवली वार्म, यानी कंपेरेटिवली अगर देखें तो तापमान में वृद्धि, और तापमान में वृद्धि से बहुत इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप एक्सप्लोर ज़्यादा करोगे। जैसे आप अगर नॉर्मल देखो ठंड के मौसम में हम कैसे छुप के बैठे रहते हैं घर में, लेकिन जैसे ही गर्मी आता है सब लोग, पशु पक्षी मनुष्य, सब घर से बाहर निकलना चालू करते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि टेम्परेचर कंपेरेटिवली थोड़ा सा गर्म होता है और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जनसंख्या में वृद्धि होगी और यहाँ से थोड़ा तेजी से डेवलपमेंट हमें दिखाई देगा। इस टाइम पीरियड की हमें दो महत्वपूर्ण विशेषताएं दिखाई देती है। क्या? एक तो चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप के मानव। ये वो टाइम पीरियड है जो आपको आज के तरीके के जो मानव है, जिनको कहा जाता था होमो सेपियंस, वो इस समय पे आ चुके थे। तो आप बोलोगे क्या इसके पहले मानव नहीं थे? मानव था, लेकिन मानव का भी डेवलपमेंट हुआ है एक के बाद एक फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो आधुनिक मानव का आधार जिसे कहा जाता है होमो सेपियंस, वो हमें अपर पैलियोलिथिक एरा में दिखाई देने लगे थे। और एक चीज और बोल रहे हैं कि इस समय चकमक उद्योग की स्थापना हमें दिखती है, यानी कि मतलब एक तरह से ये लोग पत्थर के औजार एक जगह इकट्ठे होके बनाने लग गए थे। ओके, ये था हमारा लोअर पैलियोलिथिक। इस टाइम पीरियड के जो टूल्स थे वो कैसे थे? वो ब्लेड टूल्स होते थे और ज़्यादा पतले पतले टूल्स का यूज़ कर रहे थे, और पुराने टूल्स तो चल ही रहे थे, फ्लेक्स वगैरह का इस्तेमाल ऑलरेडी चल ही रहा था। इनके अगर मैं इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात करूँ तो इनका लोकेशन कहाँ था बच्चों? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केंद्रीय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये जो था ये लोअर पैलियोलिथिक एरा के लोगों का हमें इंपॉर्टेंट साइट्स दिखाई देती हैं। इस प्रकार देश के अनेक पहाड़ी ढलान, नदी घाटी में पूरा पाषाणकालीन स्थल पाए जाते हैं। लेकिन हमने एक और चीज यहाँ पर नोट किया कि सिंधु और गंगा के जो कछारी मैदान है वहां पर हमें इनका एक तरह से एविडेंस नहीं मिलता है। Thus the Paleolithic sites are found in many hill slopes and river valley of the country, but they are not known in the alluvial plains of the Indus and the Gangas. Okay, तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू मैं इसका दे देती हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा स्टोन एज या पाषाण काल, पाषाण काल। इस पाषाण काल को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। पहला जिसे बोल रहे हैं हम पूरा पाषाण काल, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा है वो यही टाइम पीरियड है, पूरा पाषाण काल। लगभग 3 लाख से 3 लाख बोल सकते हैं, 3 लाख बीसी से लेकर जो हमारा 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है या ईसा पूर्व तक का, वो हम कहाँ कवर करते हैं? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक ओरिजिनल टूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, क्विकली समझ लेंगे। सबसे पहला निम्न पूरा पाषाण या फिर लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा मिडिल या मध्य पूरा पाषाण या मिडिल पैलियोलिथिक, और तीसरा जिसे आप बोल रहे हैं उच्च पूरा पाषाण या फिर अपर पैलियोलिथिक। ओके, और फिर हमने इसके बारे में बेसिक चीज़ें डिस्कस की। इसमें बेसिकली ओरिजिनल टूल्स का, इसमें फ्लेक टूल्स का, इसमें ब्लेड टूल्स का। इनका लोकेशन हमें दिखाई दे रहा है सोहन वैली, बेलन वैली के पास में, भीमबेटका के पास में। मिडिल पैलियोलिथिक के जो लोग हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर के पास में। और अपर पैलियोलिथिक जो साइट्स हैं वो हमें दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आपके एग्जाम के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह के टूल्स में चेंजेस हो रहे हैं। और कंपेरेटिवली जो पूरा पैलियोलिथिक एरा है इसका अपर एज जो था वहाँ पर टेम्परेचर जो है गर्म होते हुए या टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। लेकिन एक चीज आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अपर पैलियोलिथिक एरा के लोगों के टूल्स के बारे में तो पढ़ा, लेकिन ये बेसिकली करते क्या थे, मतलब इनका काम क्या था। तो जो अपर पैलियोलिथिक एरा के जितने भी लोग थे, जितने भी साइट्स थे, वहाँ से जो भी एविडेंसेस मिले उसके आधार पर हमें पता है कि इनका 2 ही काम था। एक, ये लोग क्या थे बच्चों? खाद्य संग्राहक थे, यानी कि ये फूड गैदरर थे। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह कॉन्टिन्यूस मूव करते थे। और पैलियोलिथिक एरा के लोग ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में बिखरे हुए दिखाई दे रहे, केवल गंगा यमुना वाला 2 आप क्षेत्र छोड़ दे। और ये लोग खाद्य संग्राहक, यानी कि जो भी इन्हें नेचर देती थी उसको इकट्ठा करके उसी को खाते थे।
और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था काम, ये शिकार करना जानते थे, तो इनके द्वारा शिकारी के रूप में हंटर्स के फॉर्म में लाइफ जिया जाता था। भूख लगती थी, बाहर निकलते थे, टूल्स का यूज करते थे, जानवरों को मारते थे और खाते थे। तो यही इनका था। कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं, कहीं नहीं रहते थे ये लोग, एक ही जगह रहते थे। कहाँ? चट्टानों की जो गुफाएं थी वहां पर इनका निवास था और रॉक शेल्टर जो है वहीं पर ये लोग शरण लिया करते थे। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं मिडल पैलियोलिथिक। यहाँ से आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। सॉरी, मीजोलिथिक। अभी तक पैलियो चल रहा था, पैलियो खत्म हुआ, अब चालू होगा मीजोलिथिक। तो मीजोलिथिक में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे चेंजेस होंगे और वो चेंजेस क्या है मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव जुड़े हैं जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं। तो फटाफट कमेंट करके बता देंगे। लगभग 10-11 बच्चे मुझे लाइव दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ तक आप लोगों को आया कि गया है। जल्दी बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा हो सके आप सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करेंगे। हाँ जी भाई बताइए फटाफट, क्लियर है? कोई भी डाउट है आप पूछ लेंगे। मैं पहले एक बार एक टॉपिक कवर कराया पैलियोलिथिक, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। डन यहाँ तक? हाँ जी, राहुल यादव जी, गौरव जी क्लियर, ज्योतिरादित्य जी को भी क्लियर हो गया। हाँ, पैलियोलिथिक के 3 टाइम पीरियड है। अजय यादव जी ने बोला लोअर, मिडल और अपर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है ये पूरा आइस एज है, लेकिन जब आप अपर पैलियोलिथिक में जा रहे हो तो आपका आइस एज धीरे धीरे किसमें, वार्म एज में कन्वर्ट हो रहा है, यानी तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हमें दिखाई देती है। ठीक है, और इसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हाँ वीडियो जरूर शेयर करते रहिए ताकि बाकी स्टूडेंट भी सेशन को ज्वाइन कर सके। और अब आपको ये भी पता रहेगा ना कि टूल्स में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। पैलियोलिथिक भूल जाओ, साइड कर दो। अब आ गए हम किस पर, मीजोलिथिक या मध्य पाषाण काल। ठीक है, मीजोलिथिक या फिर मध्य पाषाण काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपर पैलियोलिथिक में जो तापमान में वृद्धि दिखाई देती है ना, यहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि क्लाइमेट जो है वो बहुत वार्म हो जाएगा मीजोलिथिक में। ओके, इसका टाइम पीरियड बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा। देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले बात कर रहा है मिडल पैलियोलिथिक, सॉरी पैलियो जा ही नहीं रहा है, मीजोलिथिक पे अब हम आ चुके हैं, मध्य पाषाण पे। तो दूसरा टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक, ये वो टाइम पीरियड था जब हम आखेटक तो थे। आखेटक मतलब है कि हम पशु का शिकार कर रहे थे, लेकिन पशु शिकार करते करते यहाँ पर हमारे अंदर एक और चीज डेवलप हुई, क्या, पशुपालन। यानी कि हम धीरे धीरे पेस्टोरल लाइफ की तरफ जाने लगे, हम जानवरों को पालने लगे। कैसे पालने लगे? तो भाई हमारा काम है ऑब्जर्व करना। जैसे घर में हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, हमें घर वालों ने सिखाया नहीं रहता, हम सीख जाते हैं। खाना बनाना, कपड़े धोना बिठा कर थोड़ी सिखाता है। ऐसे ही ये लोग भी ऑब्जर्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इन्होंने देखा होगा कोई बकरी है या कोई छोटा मोटा जानवर है और वो उनके आसपास ही घूम रहा है, वो उनसे डर नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है, तो इनको समझ में आया कि अरे ये थोड़ा सा हमसे फ्रेंडली है, इसको हम अपने साथ रख सकते हैं, और वो हमें हार्म नहीं पहुंचा रहा था। दूसरा, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि भाई कभी इनके सामने ही बर्थ हो गया होगा किसी जानवर का, तो इन्हें समझ में आया अच्छा जानवर के अंदर से जानवर निकल रहा है, तो इन्होंने इससे एक फूड स्टोरेज की तरह काम लिया और अब जानवरों को अपने साथ रखने लगे। 4-5 भेड़ बकरी जो भी है, और उन जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एक तो वो उनके लिए फूड स्टोरेज का काम पड़ता था, जब भी जरूरत है मारो काटो खा लो, है ना, सड़ने गलने का चक्कर नहीं। और दूसरा ये कि उनके बच्चे भी हो रहे हैं और फिर धीरे धीरे इनको दूध वाला कॉन्सेप्ट पता चलेगा, उससे ये प्रोडक्ट बना के खाएंगे। तो समझ लो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन बढ़ी और यहाँ पर ये हल्का हल्का पशुपालन के साक्ष्य दिखाई देने लग गए। देखते हैं क्या बोल रहा है। ऊपरी पूरा पाषाण युग का अंत, यानी पैलियोलिथिक एरा का जो अपर पैलियोलिथिक एरा था वो खत्म हो जाता है 10,000 BC के बाद, और इसी के साथ हिमयुग का अंत भी हो गया। यानी अपर पैलियोलिथिक में जो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा था, फाइनली वो पूरी तरह से टेम्परेचर बढ़ चुका था और जो आइस एज था वो खत्म हो गया और हम किसकी तरफ मूव कर गए, वार्म एज की तरफ। तो आप बोल सकते हो मध्य पाषाण काल कब चालू हुआ? 10,000 BC के आसपास, जब हमारा क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज हुआ और हम हिमयुग से कहाँ चले गए, हम वार्म एज की तरफ मूव करते गए। जलवायु गर्म हुई और जलवायु शुष्क हुई। गर्म और शुष्क होने का बेनिफिट क्या मिला? गर्म होने से हम अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, गर्म होगा ज़्यादा वेजिटेशन होगी, वेजिटेशन होगा तो हमारे लिए भी फूड मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि एनिमल्स को भी अच्छा खासा भोजन मिल रहा है। अब जानवर खाएंगे पेड़ों को, हम खाएंगे जानवरों को, हमें भी फल फूल जाता, तो एकदम से जो पॉपुलेशन ब्लास्ट है वो हमें एकदम से जो पॉपुलेशन ब्लास्ट है
वो हमें दिखाई देता है मेसोलिथिक टाइम पीरियड में, यानी मध्य पाषाण काल में हमें तापमान में वृद्धि दिखाई दी। तापमान में वृद्धि के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई और साथ ही साथ जलवायु शुष्क थी। शुष्क है तो भाई बचा रहेगा, यानी इस टाइम पीरियड के एविडेंसेस काफी बचे रहते हैं, अदरवाइज बारिश वगैरह होने से धीरे धीरे जो है एविडेंसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, द एंड ऑफ द अपर पैलियोलिथिक एज डेट्स टू 10,000 BC. This coincided with the end of the ice age and the climate became hot and dry. Okay, आगे बढ़ जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में। इसी के साथ जब जलवायु परिवर्तन होगा, टेम्परेचर जो है वार्म एज में जाएगा, पेड़ पौधे और जीव जंतु में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। टेम्परेचर बढ़ चुका है, हम ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। विद दिस देयर वर चेंजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इट बिकेम पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू मूव टुवर्ड्स न्यू एरियाज। यानी कि 10,000 BC को हम मध्य पाषाण काल क्यों बोलते हैं, मेसोलिथिक एरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ चेंजेस आए। वो चेंज आने में एक इंपॉर्टेंट रोल किसका था, क्लाइमेट का था। तो एकदम से जो वार्म एज में आया उसकी वजह से ये सारी चीजें होती हुई दिखाई दी और इतना हम एक्सप्लोर करेंगे कि एक नया काफी सारी नई चीजों को इन्वेंट करेंगे और काफी सारे चेंजेस हमारी इकोनॉमी में दिखाई देने लगेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9,000 BC के मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। कहीं कहीं पे 10,000 लिखा है, कहीं कहीं पे 9,000 लिखा है, इसमें आपको डिबेट नहीं कर रहा है। हम मानकर चल रहे हैं कि 10,000 BC के आसपास में मेसोलिथिक टाइम पीरियड हमें दिखाई देता है और लगभग 2,000 साल तक ये चलता है। यह जो टाइम पीरियड था इसे हम पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का संक्रमण काल भी कहते हैं। इट इज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एरा। अब ट्रांजिशन पीरियड का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, जिन्हें कुछ नहीं आता था, तब आप कहाँ हैं, आप है पैलियोलिथिक एरा में। और एकदम से जब आप जॉब निकाल लें तो आपका क्या है, नियोलिथिक एरा में। लेकिन एकदम नालायक से एकदम लायक बनने के बीच का जो टाइम पीरियड है, जब आप कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे, जब आप बुक्स पढ़ेंगे, लाइब्रेरी पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड, जो बहुत छोटा होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही पैलियोलिथिक एरा में जब हम पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड थे, क्या कर रहे थे हम, शिकार और खाद्य संग्राहक, वहां से हम नियोलिथिक एरा जहां पर हम सेल्फ डिपेंड बन जाएंगे, हम खुद पशुपालन करेंगे और अनाज उगाएंगे। तो ये जो चेंज हो रहा है डिपेंड से सेल्फ डिपेंड होने के बीच का, उसको बोल रहे हैं हम ट्रांजिशन जोन या फिर इसे संक्रमण काल कहते हैं। और ये संक्रमण काल बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है, अराउंड 10,000 to 8,000 BC, यानी 2,000 साल का ही दिखता है। पैलियोलिथिक कितना था, 3 लाख से 10,000, लेकिन मेसोलिथिक केवल 2,000 साल का ही है। तो इस वजह से इसे संक्रमण काल कहते हैं। इट इज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो कभी आपसे पूछा जाएगा ट्रांजिशन पीरियड क्यों कहते हैं, तो आप समझा देंगे ना कि भाई नवपाषाण पुरापाषाण जहाँ पर हमें कुछ नहीं आता था, नवपाषाण जहाँ पूरी तरह से डेवलप हो गए, तो ये वो टाइम पीरियड था जब हम इधर से इधर मूव कर रहे थे। कुछ चीजें इस टाइम पीरियड में पैलियोलिथिक की दिखाई देंगी और कुछ चीजें नवपाषाण काल की यहाँ पर आने लग गई थी। आगे बढ़ जाते हैं, इस युग के लोग भी वही काम कर रहे थे बेसिकली, पैलियोलिथिक वाला। ये लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे। मछली पकड़ना क्यों आसान हुआ इस टाइम पीरियड में, तो पैलियोलिथिक में आप ओरिजिनल फॉर्म का यूज कर रहे थे। इस टाइम पीरियड के जो लोग थे उन्होंने छोटे छोटे टूल्स बनाए, जैसे पत्थर को और तोड़ा और इस तरह के नुकीले छोटे छोटे इन्होंने पत्थर के टूल्स बनाए। इसको बोलते हैं हम माइक्रोलिथ। मिलीमीटर में बहुत छोटे छोटे होते थे पत्थर के, नुकीले पत्थर होते थे, और इनको ये डंडे पे लगा के, जैसे लकड़ी हो गई, जानवरों की हड्डी हो गई, उस पर लगाते थे, बांधते थे और उसका यूज करते थे ये मछली वगैरह पकड़ने में। नदी में देख रहे हैं मछली, फटाक से मार दिया। खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे, यानी अभी भी ये पूरी तरह से वही है, शिकारी है और खाद्य संग्राहक है। पीपल ऑफ दिस एरा फिल्ड देयर स्टमक बाय हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग फूड आइटम्स। तो बेसिकली वही काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। आगे चल के चेंज यहाँ पर आ रहा है, आगे चल के कुछ लोग पशुपालन भी करने लगे। लेटर सम फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो बिगन। तो ये एक बदलाव आया कि पूरी तरह से तो हमें नहीं दिखाई दे रहा एनिमल हस्बेंड्री, लेकिन कुछ ऐसे साइट्स मिले हैं मेसोलिथिक एरा के जहां से हमें एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और ऐसे दो इंपॉर्टेंट साइट जिसका संबंध है मेसोलिथिक से, वो कौन कौन से है, पहला जिसे बोलते हैं हम मध्य प्रदेश का आदमगढ़, ओके, और दूसरा जिसे हम बोलते हैं राजस्थान का बागौर। तो ये आदमगढ़ और ये बागौर, ये दो ऐसी लोकेशन है
बागौर, दो ऐसी लोकेशन है जहां से हमें पशुपालन के एविडेंस मिलते हैं और इसका संबंध किससे, मेसोलिथिक। तो यहाँ पर यही है ट्रांजिशन जोन, थोड़ा सा बदलाव आया, पशुपालन के भी एविडेंसेस मिलने लगे। और क्या हमें इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, तो जब भी आप बात करेंगे अलग स्टोन एज की, तो यानी स्टोन टूल्स में कुछ चेंज हुआ है, और यहाँ पर यही चेंज हुआ, देख रहे हो ये किस तरह के माइक्रोलिथ, छोटे छोटे भाले बनाने लग जाएंगे टूल्स से। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार हैं जिन्हें हम सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ्स भी कहते थे। द टिपिकल टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज आर माइक्रोलिथ्स और वेरी स्मॉल स्टोन टूल्स ये हुआ करता था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगले पे जाते हैं। अगला है हमारा इसका इंपॉर्टेंट साइट या लोकेशन। जैसे पैलियोलिथिक एरा के लोग आपने देखे पूरे इंडिया में ही ऑलमोस्ट फैले थे, लेकिन हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा। लोअर पैलियोलिथिक, सोहन हो गया, बेलन हो गया, मिडल पैलियोलिथिक हो गया, नर्मदा और तुंगभद्रा हो गया, और अपर पैलियोलिथिक में आपने महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के कुछ साइट्स देखे। अब आ जाते हैं केवल एक मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ फैले हुए थे, क्योंकि इसका तो हम अलग अलग पार्ट्स में डिवीजन कर नहीं रहे हैं। अगर इनका इंपॉर्टेंट लोकेशन देखें, राजस्थान हो गया, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत और कृष्णा नदी के दक्षिण में ये हमें दिखाई देते हैं। तो ये मिडल वाला रीजन हो गया, यहाँ राजस्थान है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है भारत के सेंट्रल वाला रीजन, यहाँ पर मध्य पाषाणिक साइट्स हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा कृष्णा नदी के आसपास भी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन दिखे हैं। 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन या इंपॉर्टेंट साइट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का आदमगढ़, जहां पर हमें एविडेंसेस मिले एनिमल हस्बेंड्री के, और राजस्थान का बागौर, यहाँ से भी हमें एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंसेस मिले। मेसोलिथिक साइट है, अलग से आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक चीज और हमें दिखती है, जैसे हमने बोला माइक्रोलिथ, तो राजस्थान के इसी बागौर में जहाँ पे हमें एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंसेस मिलते हैं, इसी बागौर में हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं सूक्ष्म पाषाण उद्योग के, यानी छोटे छोटे जो माइक्रोलिथ है उसको एक ही जगह पर कुछ लोग इकट्ठे होकर बना रहे हैं, तो इस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं। और साथ ही यहाँ पर पता लगा बड़े लेवल पर एनिमल हस्बेंड्री हो रही है, यानी कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका था लोगों की लाइफ में एनिमल हस्बेंड्री का। इस संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कल्चर रफली डेट्स बैक टू 9000 to 4000 BC। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि भाई अभी तो मैं बोल रही थी 10,000 से लेके 8000 BC तक का, बेसिकली यही है टाइम पीरियड। लेकिन क्या था, मीजोलिथिक टाइम पीरियड मतलब एक टाइम समय के हिसाब से नहीं, टाइम मतलब जहाँ पर ये चीज़ें दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल बागौर में हमें ये एनिमल हस्बेंड्री पहले मिल गया, लेकिन भारत के और क्षेत्रों में एनिमल हस्बेंड्री या माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज़ करना बाद में लोग चालू करें, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे पहले आ गया था मध्य पाषाण काल, यहाँ पर ये चीज़ें हमें बाद में दिखाई दे रही है, यानी यहाँ थोड़ा लेट आया था। तो ओवरऑल 10 to 8 मानकर चलिए, और कहीं कहीं पर थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा लेट भी दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा डिबेट में नहीं जाना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्राचीनतम कलाकृति। यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ओल्डेस्ट आर्ट, यानी कि जो पैलियोलिथिक और जो मेसोलिथिक एरा जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये लोग थोड़ा सा आर्ट में भी आगे थे, यानी इनके द्वारा चित्र बनाए जाते थे। इनफैक्ट आज भी आप छोटे से बच्चे को एक पेन पेंसिल पकड़ा दो, पूरी दीवार जो है वो रंग के रख देंगे, उनको कोई आर्ट सिखाता नहीं है, लेकिन ऐसा ह्यूमन का नेचर होता है। तो एक्चुअली ये लोग भी जो चीज़ें ऑब्जर्व करते थे उनको ये चित्रकारी में उकेरते थे। प्रॉपर इनको आर्ट बनाना नहीं आता था, लेकिन इन्हें पता है कि ये रोज़ जाते थे शिकार करने, तो भाई ये इस तरह से एक जानवर है उसको भाग रहा है, उसको 2 आदमी पकड़ के भाले से मारे, तो इस तरह के काफ़ी सारे इनके द्वारा बनाए गए चित्रकारी हमें मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, जिन गुफाओं में ये स्टे करते थे, जो रॉक शेल्टर हुआ करते थे सैलाशिया जैसे भीमबेटका, वहाँ से तो बड़े लेवल पर इस तरह की चित्रकारी मिली है। और बाद में ये थोड़े से और ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि इनके द्वारा और क्रिएटिव और इनके द्वारा नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाएगा, यानी फूल वगैरह के जो रंग है उसका यूज़ करते हैं, जो आज तक बचा हुआ है। ठीक है, तो पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल के लोग चित्र बनाते थे। द पीपल ऑफ पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक एजेस यूज्ड टू मेक पेंटिंग्स। प्राग ऐतिहासिक कलाकृति तो कई स्थानों पर पाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश का भीमबेटका एक अद्भुत स्थल है। प्री हिस्टोरिक क्यों बोल रहा है, तो कभी कभी पाषाण काल को प्री हिस्टोरिक भी बोल सकता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एविडेंसेस से मिलती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, तो इसको हम प्री हिस्टोरिक भी बोलते हैं या प्राग ऐतिहासिक। तो बोल रहा है कि कलाकृति बहुत है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस है वो क्या है, वो है आपकी भीमबेटका केव्स। घर जाके चेक जरूर करिएगा कुछ इमेजेस भीमबेटका केव्स की, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा उसको देखकर। ये भीमबेटका केव के बारे में बता रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट केव है, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है।
यह भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर कहाँ है? दक्षिण विंध्यन पर्वत पे। तो यहाँ पर आपकी दो ब्लॉक माउंटेन्स है, एक है विंध्यन और एक है सतपुड़ा। तो विंध्यन का जो सदर्न रीजन है वहां पर हमें भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये दिखाई देता है। इट इज द सिचुएटेड ऑन द साउथ विंध्यन माउंटेन 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। इनमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से अधिक चित्रित गुफाएं, लगभग 5000 से ज्यादा हमें इस तरह के पेंटेड केव्स मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से ज्यादातर जो पेंटिंग्स थी, जो चित्रकारी थी, उसका संबंध किससे था? मीजोलिथिक, यानी मीजोलिथिक टाइम पीरियड के लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो चुके थे और ये किस तरह के चित्र बना रहे थे, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको वो चित्र में कन्वर्ट करेंगे, जैसे पशु के चित्र, पक्षी के चित्र, मानव के चित्र, जो भी अपने आसपास देख रहे थे उसको वो चित्र के रूप में क्रिएट कर रहे थे या उकेर रहे थे। लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और समय भी बहुत कम बचा है तो 5 मिनट के अंदर हमें नियोलिथिक करना है। ये रहा नियोलिथिक साइट, द न्यू स्टोन एज या नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमें 8000 BC के बाद दिखाई देता है और लगभग 3000 तक चलता है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये वो टाइम पीरियड है जब हम किस में कन्वर्ट हो चुके थे? प्रथम खाद्य उत्पादक और पशुपालक, यानी पहली बार जो हमने एग्रीकल्चर है, या फिर आप बोलोगे कि हमारे भारत के सबसे पुराने कृषक कौन थे, तो भारत के सबसे पुराने कृषक का क्या नाम था? वो थे हमारे नवपाषाण काल के लोग। जो ओल्डेस्ट हमारे इंडिया के फार्मर्स थे वो यही थे, नियोलिथिक। और एनिमल हस्बेंड्री जो हमें पैलियोलिथिक, जो हमें मीजोलिथिक एरा में थोड़ा दिखाई दे रहा था, वो यहाँ पे बड़े लेवल पर होता हुआ दिखाई देता है। तो नियोलिथिक एज, फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। द न्यूलिथिक एज बिगिंस विद द डेट्स दैट गो बैक टू 9000 BC इन द वर्ल्ड क्लास कंटेक्स्ट। तो अराउंड हम मानकर चलते हैं 9000 साल के आसपास हमें ये दिखाई देता है नियोलिथिक। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे प्रॉपर सेटलमेंट वगैरह भी चालू हो जाएगा, आगे देख लेंगे हम क्या बोल रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग एक ऐसी बस्ती है जिसका समय 7000 ईसा पूर्व से बताया जा रहा है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ये हमें 7000 BC के आसपास एक्चुअली प्रॉपर दिखाई देता है। मतलब एक दिन में नहीं होगा ना, वो धीरे धीरे तो आप मानकर चलिए 7000 के आसपास हमें प्रॉपर दिखाई देने लग जाता है। वैसे हमारा जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BC से न्यूलिथिक वाला टाइम चालू हो जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं, यह स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध कोची मैदान में बोलन नदी के तट पर अवस्थित मेहरगढ़ है। यानी कि हमें काफी ज्यादा जो एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? प्रेजेंट पाकिस्तान वाले रीजन में है, और पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में है? बलूचिस्तान में। और मेहरगढ़ जो क्षेत्र है वहां पर आज का क्या बोलते हैं? बलूचिस्तान का ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध कोची मैदान है। काफी ज्यादा वहां पे प्रोडक्टिविटी है, काफी ज्यादा फूड ग्रेन्स जो है पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट, नवपाषाण काल युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय हैं भारत की, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सबसे पहले एग्रीकल्चर यहीं से चालू हो रहा है। तो हमारे देश के सबसे पुराने कृषक यही लोग हैं, नियोलिथिक टाइम पीरियड के लोग हैं। द inhabitants of the Neolithic age belong to the oldest farming community. नेक्स्ट, अगला क्या बोल रहा है? अब देखो एग्रीकल्चर भी इन्होंने कैसे चालू किया, अचानक से थोड़ी, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, कुछ खाया होगा, फेंक दिया होगा, देखा अरे वहां से तो कल पौधा निकल गया, और 2-4 दिन रहे तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बहुत जल्दी अपना प्रोडक्ट दे देते हैं, फूल हो गया, कोई फल हो गया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन से इन्हें पता लगा अच्छा ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, वे पत्थर के कुदालों और खोदने में डंडों से जमीन खोदते थे, यानी एग्रीकल्चर कर रहे होंगे तो जमीन खोद कर ही करेंगे ना, तो प्रॉपर हल वगैरह यूज नहीं करते थे। उस समय जो ये यूज करते थे पत्थर की कुदाल, जिसे हो कहा जाता था, और खोदने के डंडों से जमीन खोदते थे, या बेसिकली ये डंडों पे भारी भारी पत्थर के वो लगा देते थे, छल्ले लगा देते थे, और उससे ऐसे मारते थे, मारने से जमीन की खुदाई हो जाती थी, जुताई बोल दो जो भी बोलो, और फिर वहां पर ये बीज बखेर देते थे और इस तरह से इनका खेती हुआ करता था। इन डंडों में एक से 1 या आधे किलोग्राम का एक पत्थर का छल्ला लगा होता था। ये इनकी टेक्निक थी, क्योंकि तब इनको नहीं पता था हल वगैरह इस तरह की चीजें। पत्थर के पॉलिशदार औजार के अलावा वे सूक्ष्म फलकों का प्रयोग भी करते थे। यानी इस टाइम पीरियड के जो इंपॉर्टेंट टूल्स थे उसको बोलते हैं हम क्या? पॉलिश्ड टूल्स बोलते हैं। यानी इनके द्वारा, जैसे पैलियोलिथिक में ओरिजिनल फॉर्म, मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ, और इस टाइम पीरियड में ये लोग अपने स्टोन टूल्स को पॉलिश करने लग जाएंगे। इनको अपने टूल से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। जब भी कोई ऐसी चीज़ जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए तो हम उसको सजा के रखने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन आजकल लगाते हैं ना, डिज़ाइनदार कवर बहुत सारे, तो एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पर इनको अपने टूल से बहुत लगाव हो गया, तो उसको पॉलिश करके चमका के रखेंगे। तो इस टाइम पे हमें काफ़ी सारे पॉलिश्ड टूल्स दिखाई देते हैं।
और ये जिस तरह के बोल सकते हैं ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, रागी और कुल्थी, इस तरह के अनाजों का इनके द्वारा उत्पादन किया जाता था। नवपाषाण काल के युग जो है युग के लोग जो है वो स्थायी रूप से घर बना के रहने लग गए थे। न्यूलिथिक पीपल स्टार्टेड लिविंग इन अ परमानेंट होम्स। इनके द्वारा जो घर बनाए जाते थे वो मिट्टी और सरकंड, मतलब बेसिकली पत्थर थोड़ी ईंट थोड़ी बनाते थे पक्की हुई, तो मिट्टी हो गया या लकड़ी डंडे हो गए, उसका लेप लूप लगा के इस तरह के इनके द्वारा घर बनाए जाते थे। जनरली घर गोलाकार या आयताकार इस तरह के शेप में हमें घर इनके बनते हुए दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि गोलाकार घरों में रहने वाले लोग जो थे उन पर उनका संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता था। एक्चुअली क्या है, जो हमारी सोसाइटी है वो न्यूलिथिक टाइम पीरियड से ही हमें दिखाई दे रही है। क्यों भाई? तो सबसे पहले ये लोग एग्रीकल्चर जब चालू करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री तो हो ही रहा है, तो भाई एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री तो आप घूम घूम के कर सकते हो, जानवरों को बांध के अपने साथ ले चलो, लेकिन खेती थोड़ी उठा कर ले जाओगे। तो जब ये लोग एग्रीकल्चर करेंगे तो इनको एक जगह रहना पड़ेगा, उस बीज को बोना, उसको बचाना, जानवरों से सिंचाई करना, कटाई करना। तो यहीं से क्या चालू होगा? परमानेंट सेटलमेंट, यानी ये लोग अब एक जगह स्थायी रूप से रहेंगे, और जब ये वहाँ रहेंगे तो इनको घर चाहिए, तो इस तरह के मिट्टी और सरकंडों से बने हुए घर बनाएंगे। जब कई सारे घर एक जगह पर बनेंगे तो एक सोसाइटी डेवलप होगी, तो यहाँ से सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी हमें दिखाई देने लगा। साथ ही साथ हमें पता लगता है कि भाई अब ये लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री करे, तो एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्शन मिल रहा है, तो अब उसको रखना भी है, स्टोर भी करना है। तो यहीं से हमारा पोट्री सिस्टम डेवलप हुआ, यानी कि किस तरह से ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाएंगे चाक पर, तो वो भी यहीं से हमें चालू होता हुआ दिखाई देता है। इस काल के लोग कई तरह के अनाजों को उपजाते थे, पशुपालन करते थे, और उसको रखने के लिए इन्हें बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई। सो दे नीड यूटेंसिल्स टू स्टोर ग्रेन्स। आगे चल के पकाने और खाने के लिए, कि खाना पकाना है, उसको रखना है या पानी पीना है, उसके लिए भी इन्हें बर्तनों की या कुछ इस तरह के पात्रों की आवश्यकता महसूस हुई। तो अगर हम बात करें कुंभकारी या पोट्री, वो हमें सबसे पहले इसी टाइम पीरियड में दिखाई देती है। एज अ रिजल्ट दिस इज वेयर पोट्री फर्स्ट इमर्ज। तो सबसे पहले हमारे यहीं पर पोट्री सिस्टम भी इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखता है। आगे बोल रहे हैं इनके टूल्स के बारे में। ये लोग पॉलिश टूल का यूज करते थे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और खास तौर पर जो ये टूल्स इस समय के लोग यूज करते थे वो क्या थी? पत्थर की कुल्हाड़ी। तो इनके द्वारा एक्सेस का यूज किया जाता था, और ये कुल्हाड़ियाँ हमें देश के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से मिला है। अनेक पहाड़ी इलाकों से हमें इस तरह की काफ़ी सारी कुल्हाड़ियाँ मिलते हुए दिखाई देती है। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ कहाँ पर हमें ये कुल्हाड़ियाँ दिखाई दे रही है, तो बोल रहा है कि अगर नियोलिथिक साइट्स को हम ऑब्जर्व करें तो पूरी नियोलिथिक साइट्स को उसके कुल्हाड़ी बिखरे होने के आधार पर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में नियोलिथिक साइट्स, वहाँ की जो कुल्हाड़ियाँ थी, पॉलिश टूल्स थे, वो थोड़े से अलग शेप के थे। उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट में कुछ हमें इस तरह की पत्थर की कुल्हाड़ियाँ मिली नियोलिथिक की, लेकिन वो कुल्हाड़ियाँ थोड़े अलग तरह से बनाए जाते थे। और दक्षिण वाली जो कुल्हाड़ियाँ थी नियोलिथिक टाइम पीरियड की, वो थोड़े अलग तरीके से बनाए जाते थे। तो बेसिकली ये लोग कुल्हाड़ी का ही यूज़ करते थे, लेकिन कुल्हाड़ी के शेप वेप के आधार पर इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर ये बता रहा है। देखिए अब यहाँ पर उत्तर पश्चिम समूह की बात कर रहा है, तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्थ वेस्ट वाला जो जगह था, वहाँ पर जिस तरह के ये लोग टूल्स यूज कर रहे थे उसको बोलते थे वक्र धार की आयताकार कुल्हाड़ियाँ। तो इस तरह के इनके द्वारा रेक्टेंगुलर टूल्स यूज किया जा रहा था। वक्र धार मतलब इस तरीके का धार हुआ करता था, वक्राकार आगे से, उसका ये लोग यूज करते थे। बाकी हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट आ जाते हैं उत्तर पश्चिम समूह। तो उत्तर पश्चिम समूह में नॉर्थ वेस्ट में ओके, तो आई थिंक टाइम हो चुका है। और देखो न्यूलिथिक साइट्स के बारे में ऑलमोस्ट हमने चीज़ें कवर कर ली है। ये आपकी कुछ लोकेशंस यहाँ पर दी गई है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं न्यूलिथिक टाइम पीरियड के। जैसे हमने मेहरगढ़ देखा, बुर्ज होम देखा, ये आप थोड़ा सा यहाँ से देख लेंगे, पीपीटी में आपको प्रोवाइड करा देंगे। गुफ्फ कराल, यहाँ से हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस मिलती है। दक्षिण भारत के कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये लोग आप देख लेंगे, और यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं, और ओवरऑल न्यूलिथिक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ओके, तो ये हमारा आज का सेशन रहा। अभी कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि टाइम कम पड़ा है, फिर भी हमने तीनों चीज़ें कवर कर ली है। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, आप सभी स्टूडेंट्स का होमवर्क है, इसे अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। कल हम पढ़ेंगे चालकोलिथिक, और साथ साथ में ये टॉपिक भी मैं आपका कवर करा दूंगी। ये पूरा आपको यहाँ पे स्केड्यूल दिखाई दे रहा है। अगर आप इनमें से कोई भी क्लासेस नहीं ले रहे हैं अभी तक, तो टाइम नोट कर लीजिए और रेगुलर इन क्लास को अटेंड करिए। मेरी क्लासेस चलेंगी सुबह 10 बजे ही, मंडे ट्यूसडे हिस्ट्री की, और थर्सडे फ्राइडे इंडियन ज्योग्राफी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी की हम क्लासेस लेंगे। अब एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है?
किसी को कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट कर देंगे। पीपीटी कहाँ पर मिलेगी मैम जी? ओके अनिल सिंह जी, पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप पर क्लिक करिए, लिंक को ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको आफ्टर 15 मिनट्स जो है पीपीटी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो सभी बच्चों को वहीं पर पीपीटी मिलेगी। हाँ मैम, फायर का डिस्कवर अपर पैलियोलिथिक एज में, हाँ जी, फायर जो है वो अपर पैलियोलिथिक एज में डिस्कवर हो चुका था। प्रॉपर यूज़ करना वो थोड़ा लेट जानते हैं, लेकिन फायर ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये रहा हमारा एम्बाइब का ऐप। तो अभी तक भी जिस बच्चे ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट जाइए, जाकर लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल करिए और उसे यूज़ करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो कल मुझे बताइएगा। और ये रहा हमारा वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ये देख सकते हैं, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम। क्लास के इमीडिएट बाद आप इस लिंक को ज्वाइन कर लेंगे, ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, यहीं पर आपको पीडीएफ सारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया है सभी बच्चों को। शिशिर नायक जी, अनिल जी, चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं रोकते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़कर क्लास लेकर। आप सभी स्टूडेंट कल सुबह 10 बजे वापस जुड़ेंगे। इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है, 2 पार्ट्स में ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कल का हमारा सेशन। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आने के बाद शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको हमारी आज की क्लासेस कैसे लगे। मिलते हैं नए सेशन में कल सुबह 10 बजे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। Keep imbibing. We believe in you.